हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू लिटरेरी कथा, योर वन स्टॉप डेस्टिनेशन फॉर ऑल थिंग्स लिटरेचर। आज हम एक ऐसे समय में जाने वाले हैं जहाँ ना राजा था, ना रानी, ना ही कोर्ट में शायरी और ना ही थिएटर में तालियों की गूंज। ये था एक ऐसे दौर जो था अंधेरों से भरा, लेकिन जिसने कुछ ऐसे थिंकर्स और राइटर्स दिए जो ब्रिटिश लिटरेचर का रोशन सितारा बन गए। द कॉमनवेल्थ पीरियड कि यानी 1649 से 1660 तक का वो समय जब इंग्लैंड बना था, एक रिपब्लिक, और राजाओं की जगह ली थी एक ऐसी आदमी ने जो था एक जनरल, ओलिवर क्रॉमवेल। चलिए सबसे पहले समझते हैं इस दौर का हिस्टोरिकल बैकग्राउंड। 1649 में इंग्लैंड का किंग चार्ल्स वन को फांसी दे दी गई। हाँ, आपने सही सुना, एक रूलिंग मोनार्क को पब्लिकली एग्जीक्यूट किया गया। इसके बाद मोनार्की खत्म कर दी गई और देश बन गया कॉमनवेल्थ ऑफ इंग्लैंड, एक रिपब्लिकन गवर्नमेंट अंडर द लीडरशिप ऑफ ओलिवर क्रॉमवेल। ये समय एक ट्रांजिशन पीरियड था जहां मोनार्की के बदले प्यूरिटनिकल रूल आया। और प्यूरिटन्स, भाई साहब, इनका तो सीधा फंडा था, एंटरटेनमेंट इज सिन, मतलब थिएटर, म्यूजिक, डांस सब बैन कर दिया गया। थिएटर्स को लॉक कर दिया गया और ड्रामा लिखने वाले राइटर्स बन गए बेरोजगार। अब समझिए, शेक्सपियर जैसा जीनियस होता इस टाइम में तो शायद उसके प्लेस कभी स्टेज पर नहीं आते। अब जब एंटरटेनमेंट बन गया था या फिर बैन था, तो लोगों ने लिखने की और सोचने की तरफ रुख गई। और इस वजह से प्रोज और पोइट्री में आई एक नई जान, राइज ऑफ प्रोज एंड पॉलिटिकल राइटिंग। सबसे पहले बात करते हैं प्रोज की। इस दौर में रिलीजियस और पॉलिटिकल राइटिंग्स काफ़ी पॉपुलर हो गई। लोग लिखने लगे पैम्पलेट्स, सरमन्स और ट्रैक्स जिनमें वो अपनी पॉलिटिकल सोच और स्पिरिचुअल बिलीव्स एक्सप्रेस करते थे। एक नाम जो सबसे ऊपर निकल कर आया वो था जॉन मिल्टन का। जॉन मिल्टन, द टाइटन ऑफ द एज। जॉन मिल्टन को इस दौर का सबसे बड़ा लिटरेरी फिगर माना जाता है। उनका फेमस प्रोज वर्क है एरियोपागिटिका, जो कि पब्लिश हुआ था 1644 में। एक पैशनेट अपील थी फ्रीडम ऑफ स्पीच और प्रेस के लिए। इमेजिन करिए एक ऐसा टाइम जहाँ सेंसरशिप का राज हो। वहाँ मिल्टन जैसे आदमी ने आवाज़ उठाई, लेट ट्रूथ एंड फॉल्सहुड ग्रैपल। लेकिन भाई, मिल्टन की ग्रेटनेस तो उसकी पोइट्री में है। उसने जो लिखा पैराडाइज लॉस्ट, एक ऐसा एपिक जो बाइबल का फॉल ऑफ मैन की कहानी पर बेस्ड है। यहाँ एडम और ईव, हेवन और हेल, और सैटन का रिबेलियन एक मैजेस्टिक फॉर्म में दिखाया गया है। ये पोएम ना सिर्फ एक लिटरेरी मास्टरपीस है, बल्कि प्यूरिटन वैल्यू और फिलोसॉफिकल क्वेश्चंस को एक्सप्लोर करता है। क्या फ्रीडम ज़्यादा ज़रूरी है या ओबीडियंस? ये सब क्वेश्चंस कितना कितना गहरा क्वेश्चन है। फ्रीडम ज़्यादा ज़रूरी है या ओबीडियंस? ऐसे क्वेश्चंस को राइज करता है इस पोएम के थ्रू। पैराडाइज लॉस्ट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट, आपको ये अच्छे से पढ़ना होगा। पोइट्री इन द कॉमनवेल्थ इरा कैसा था? पोइट्री भी लिखी जा रही थी, लेकिन अब वो रॉयल कोर्ट में नहीं, बल्कि स्टडी रूम्स, फार्म्स और बैटल फील्ड से निकल कर आ रही थी। पोइट्स इस टाइम दो कैंपस में डिवाइडेड थे, मेटाफिजिकल पोइट्स और कावालियर पोइट्स। ये जो मेटाफिजिकल पोइट्स थे, लोग स्पिरिचुअल, फिलोसॉफिकल और अब्स्ट्रैक्ट चीज़ें लिखते थे। जॉन डॉन, जॉर्ज हर्बर्ट और हेनरी वॉगन जैसे पोइट्स ने सोल, डेथ और गॉड पर गहरी कविताएं लिखी। कावालियर पोइट्स क्या लिखते थे? इनका स्टाइल ज़्यादा ग्रेसफुल और सेक्युलर था। रिचार्ड लवलेस, रॉबर्ट हैरिक और थॉमस कैर्यू जैसे पोइट्स ने मोनार्की के लॉयल थे, लेकिन उनका टोन थोड़ा रोमांटिक और एलिगेंट होता था, क्योंकि वो लोग ऑब्वियसली कोर्ट के लिए लिखते थे। मगर कॉमनवेल्थ के दौर में प्यूरिटन्स ने इस दोनों काइंड्स की पोइट्री को पसंद नहीं किया, लेकिन फिर लिखने वाले लिखते रहे, क्योंकि सोचने और लिखने पर तो कोई रोक टोक नहीं लगा सकता, राइट। फिर आते हैं एंड्रयू मार्बल, द साइलेंट रिवल। और एक और इम्पोर्टेंट नाम है ये एंड्रयू मार्बल। ये एक ऐसे पोइट थे जो क्रॉमवेल के सपोर्टर थे, लेकिन उन्होंने अपनी पोइट्री में एक बैलेंस बनाया स्पिरिचुअल थॉट और वर्ल्डली ब्यूटी के बीच। उनका पोएम या फिर उनका एक फेमस पोएम है टू हिज कॉय मिस्ट्रेस। आज भी पढ़कर लगता है कि टाइम से लड़ा जा सकता है सिर्फ प्यार और पोइट्री के ज़रिए टाइम से भी लड़ा जा सकता है। उसके बाद आते हैं, एक पॉलिटिकल फिलोसोफर आते हैं, थॉमस हॉब्स बोल के। अगर आप पॉलिटिकल थ्योरी में इंटरेस्ट रखते हो तो थॉमस हॉब्स का नाम जरूर सुना होगा। उनका मास्टरपीस लेवियाथन, जो कि पब्लिश हुआ था 1651 में, इस टाइम का एक आइकॉनिक वर्क है, जिसमें उन्होंने कहा
लाइफ इज द स्टेट ऑफ नेचर इज नेस्टी ब्रिटिश इन शॉर्ट। क्या बात है। हॉब्स का आइडिया था कि एक स्ट्रॉन्ग गवर्नमेंट होनी चाहिए टू अवॉइड chaos, एक कॉन्सेप्ट टू अवॉइड इश्यूज प्रॉब्लम्स, एक कॉन्सेप्ट जो आज के डेमोक्रेटिक पॉलिटिकल सिस्टम में भी डिस्कस होता ही है। और अभी आता है थिएटर का मौत और पुनर्जीवन। एक बात करते हैं, अब बात करते हैं इस थिएटर की जिसका कॉमनवेल्थ में ऑलमोस्ट डेथ हो ही गया था। 1642 में थिएटर्स बंद कर दिए गए, ड्रामा लिखने वाले एक्टर्स सबको घर बैठना पड़ा। प्यूरिटन थिएटर्स को इमोरल और सिनफुल मानते थे। अब आप समझ सकते हो राइट, शेक्सपियर के ज़माने के वाइब्रेंट ड्रामा वर्ल्ड को एकदम से लॉकडाउन मिल गया था, वैसे लॉकडाउन हो गया था। लेकिन दोस्तों जैसे ही 1660 में चार्ल्स टू ने मोनार्की वापस लाई, एक नए दौर की शुरुआत हुई जिससे हम कहते हैं द रेस्टोरेशन पीरियड, जिसमें थिएटर, कॉमेडी और पोइट्री फिर से जिंदा हो गए। तो दोस्तों कॉमनवेल्थ पीरियड एक ऐसा टाइम था जहाँ सप्रेसिव एनवायरनमेंट के बावजूद भी क्रिएटिविटी ना मरा नहीं गया। इस दौर में इस दौर ने हमें मिल्टन जैसे विजनरी पोएट, हॉबस जैसे पॉलिटिकल थिंकर और मार्वल जैसे लिरिकल जीनियस गाइस दिए गए। ये दौर सिखाता है कि आर्ट हमेशा रास्ते निकाल ही लेता है, चाहे पॉलिटिक्स, सेंसरशिप हो या रिलीजियस एक्सट्रीमिज्म हो। कल्पना और सोच की आज़ादी को कोई भी बंद नहीं कर सकता। और क्या हुआ था एक्चुअली, ये जो चार्ल्स टू थे वो भाग गए थे फ्रांस को। और जब उनको फिर से लोग परेशान हो गए थे प्यूरिटन एज के लिए, थिएटर्स नहीं थे, एंटरटेनमेंट नहीं था, तो उन्होंने ये जो कॉमनवेल्थ पीरियड की क्रोमवेल को उनको भी एग्जीक्यूट कर दिए गए। वो हम रेस्टोरेशन में देखेंगे। और उसके बाद आए द चार्ल्स टू, वो अपनी आर्मी लेके आते हैं इधर और उनका फिर से मोनार्की एस्टेब्लिश हो जाता है। अभी हम बात करते हैं द रेस्टोरेशन की। तो द कॉमनवेल्थ पीरियड से एंड होता है हमारा रेनेसा, द मोस्ट इंटरेस्टिंग पीरियड ऑफ ब्रिटिश लिटरेचर। द रेनेसा जो कि स्टार्ट हुआ था 1500 से 1500 टू 1660 तक ये रहा। अर्ली टूडोर पीरियड है जो कि 1485 से 1558 तक रहा। फिर आता है एलिजाबेथन पीरियड जो कि 1558 से लेकर 1603 तक रहा। फिर आता है जैकोबियन एज जो कि 1603 से स्टार्ट होकर 1625 तक रहा। और कैरोलिन एज 1625 से 1649। और उसके बाद आता है कॉमनवेल्थ पीरियड जो कि हमारा 1649 से लेके 1660 तक रहा। तो ये था द रेनेसा का पूरा होल चैप्टर। अब हम स्टार्ट करेंगे द एनलाइटनमेंट विद द रिटर्न ऑफ चार्ल्स टू मोनार्की। हम स्टार्ट कर रहे हैं द एनलाइटनमेंट एज। अभी एनलाइटनमेंट एज में क्या होता है वो हम देखने वाले हैं। तो शुरुआत करते हैं जो एनलाइटनमेंट पीरियड से। ये एक ऐसा युग ही जिसे द एनलाइटनमेंट पीरियड या फिर प्रकाश का युग कहते हैं। साथ ही समझेंगे कि ब्रिटिश लिटरेचर में रेस्टोरेशन पीरियड ने किस तरह से एक नया दौर की शुरुआत करते हैं एनलाइटनमेंट पीरियड से। ये पीरियड अप्रॉक्सीमेटली 1660 से 1790 के बीच का था, जब यूरोप में एक इंटेलेक्चुअल रिवॉल्यूशन चल रहा था। लोग ये जो अंधविश्वास से निकलकर रीज़न, लॉजिक और साइंस की तरफ बढ़ने लगे। दिस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, रीज़न, लॉजिक और साइंस। रीज़न, लॉजिक और साइंस आ रहा है तो आपको पता चलना चाहिए कि ये न्यू क्लासिकल एज होगा या फिर द एनलाइटनमेंट को हम न्यू क्लासिकल एज भी कहते हैं बिकॉज इट इज़ द पीरियड ऑफ रीज़न, लॉजिक एंड साइंस। अगर हम इससे एक सिंपल भाषा में समझें तो ये वो समय था जब लोग सोचने लगे कि क्या हर बात पर चर्च का कहना मानना जरूरी है? क्या हम अपने दिमाग से काम नहीं ले सकते? क्या हर सच धार्मिक ग्रंथों में ही होता है? इस पीरियड में कई बड़े फिलोसोफर्स आए जैसे कि जॉन लोके, वोल्टेयर, रूसो, कांत, जिन्होंने दुनिया को बताया कि मनुष्य एक सोचने वाला प्राणी है और उसका हक है कि वो अपनी समझ से फैसला ले। अब आते हैं रेस्टोरेशन पीरियड पर, जो कि ये तो हो गया इंट्रोडक्शन टू एनलाइटनमेंट एज। अभी जो एनलाइटनमेंट एज है उसको भी हम 3 सब पीरियड्स में डिवाइड करते हैं। फर्स्ट होता है द रेस्टोरेशन, उसके बाद आता है द अगस्टन एज और द एज ऑफ सेंसिबिलिटी से द एनलाइटनमेंट एज की एंड होती है। तो फर्स्ट हम देखेंगे रेस्टोरेशन के बारे में, ये जो कि एनलाइटनमेंट का एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर है ब्रिटिश लिटरेचर में। साथ ही
समय का 16 से ये जो साथी समय का 1660 का इंग्लैंड में मोनार्की वापस आई थी। चार्ल्स टू एग्जाइल से वापस आए थे और इंग्लैंड का किंग बन गए। इस इवेंट को कहते हैं द रेस्टोरेशन ऑफ मोनार्की। अब क्या हुआ, प्यूरिटन एज में या फिर कॉमनवेल्थ पीरियड में अभी मोनार्की की एंड हो गई थी और रिपब्लिकन गवर्नमेंट एस्टैब्लिश हुआ, जो कि ओलिवर क्रॉमवेल कर रहे थे। फिर मोनार्की से ये जो प्यूरिटन एज से ना लोग तंग आ गए और ओलिवर क्रॉमवेल को मार दिया गया। फिर से चार्ल्स टू को वापस बुलाया गया या फिर मोनार्की को वापस बुलाया गया। मोनार्की इट मीन्स राजा का रूल, राजा होगा। तो अभी मोनार्की को वापस बुलाया गया, उसको ही चार्ल्स टू के रिटर्न को, मोनार्की के रिटर्न को हम कहते हैं द रेस्टोरेशन ऑफ मोनार्की। और जैसे ही चार्ल्स टू वापस आए, आर्ट, ड्रामा, थिएटर, पोइट्री सब कुछ वापस जीवित हो गया। प्यूरिटन रूल के दौरान थिएटर्स बंद कर दिए गए थे, म्यूजिक को सिंफुल माना गया था और हंसी मजाक भी मना था। लेकिन रिस्टोरेशन के बाद सब कुछ बदल गया। ड्रामा की वापसी हुई, थिएटर्स रिबोर्न करने लगे, थिएटर्स रीओपन हुए, रेस्टोरेशन कॉमेडी का दौर आया जिसमें जिंदगी का एक बोल्ड और विटी वर्जन दिखाया गया। कैरेक्टर्स वर उर्बान, क्लेवर एंड ऑलवेज इन सम रोमांटिक या सोशल कायोस, सोशल इशूज। कुछ फेमस ड्रामाटिस्ट थे जैसे विलियम कॉनग्रेव, द वे ऑफ द वर्ल्ड इन्होंने लिखा था, एक बहुत ही फेमस है और ये इम्पॉर्टेंट वर्क भी है द वे ऑफ द वर्ल्ड। ये ना एक रिस्टोरेशन कॉमेडी का बेस्ट एग्जाम्पल है द वे ऑफ द वर्ल्ड, ठीक है। फिर आता है जॉर्ज इथर्ज, द मैन ऑफ मॉड, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट वर्क है। अफ्रा बेन है, द रोवर, और हाँ, सी वॉज वन ऑफ द फर्स्ट प्रोफेशनल फीमेल राइटर्स, याद रखना अफ्रा बेन वन ऑफ द मोस्ट प्रोफेशनल फीमेल राइटर्स जो कि अर्न करती थी अपनी वर्क से, उनको अर्निंग्स में मिलता था। अफ्रा बेन याद करो। देन आता है पोइट्री, वीट इंटेलिजेंस और फॉर्म का ये जो पीरियड है, इस पीरियड के पोइट्स हीरोइक कपलेट्स में लिखते थे, यानी राइम और रिदम का प्रॉपर कॉम्बिनेशन था। राइम और रिदम का प्रॉपर कॉम्बिनेशन था। सबसे प्रोमिनेंट नाम था जॉन ड्राइडन का। उन्होंने सटायर और क्रिटिसिज्म दोनों लिखा। उनकी पोइम्स जैसे अब्सलम एंड अकिटोफेल या मैकफ्लेक्नॉय एकदम शानदार पॉलिटिकल सटायर थी। प्रोज में क्या हुआ, क्लैरिटी और रैशनल थॉट आने लगी। प्रोज लिखने का स्टाइल क्लियर और साइंटिफिक हो गया। जॉन लोके की ऐसे कॉन्सर्निंग ह्यूमन अंडरस्टैंडिंग ने दिखाया कि कैसे इंसान का दिमाग काम करता है और किस तरह से हम नॉलेज प्राप्त करते हैं। यह सब इतना स्पेशल क्यों था? क्योंकि ये पीरियड ने लिटरेचर को एक नई दिशा दी। पहले के ज़माने में लिटरेचर ज़्यादा रिलीजियस और मोरालिस्टिक होता था, लेकिन रेस्टोरेशन के बाद ड्रामा ने सोशल सटायर को चुना और पोइट्री में इंटेलिजेंस या फिर विट और इंटेलेक्ट आया। प्रोज में क्लैरिटी और रियलिज्म आई। रियल चीज़ें की बात की गई, एवरीडे लाइफ की बात की गई। ये सब मिलके ब्रिटिश लिटरेचर को एनलाइटनमेंट की तरफ ले गए। कुछ लेजेंडरी नाम है जैसे जॉन ड्राइडन, उन्होंने रेस्टोरेशन का लिटरेरी हीरो माने जाते हैं। पोइट है, क्रिटिक है और ड्रामाटिस्ट है। अफ्रा बेन फर्स्ट वुमेन टू अर्न बाय राइटिंग, बोल्ड थीम्स और इंडिपेंडेंस की बात करती थी। देन विलियम कॉन्ग्रेव, रेस्टोरेशन कॉमेडी का मास्टर है विलियम कॉन्ग्रेव। फिर आता है जॉन लोके, फिलोसोफर जिन्होंने रीजनिंग को पॉपुलर बनाया था। आगे क्या हुआ, लेगेसी। ये जो रेस्टोरेशन पीरियड ने पाथ बनाया, एक लेगेसी क्रिएट हुई। ऑगस्टन एज, पॉप, स्वीप जैसे राइटर्स आए। सटायर और मॉरल क्वेश्चनिंग का दौर आया और फिर धीरे धीरे आई मॉडर्न नॉवल। तो ये था एनलाइटनमेंट पीरियड और रिस्टोरेशन लिटरेचर का सफ़र। एक ऐसा दौर जिसमें दिमाग की रोशनी ने अंधकार को मौत दिया, जिसमें विट ने मोरालिटी से हाथ मिलाया और जिसमें लिखने वाले ने डर के बजाय सोचने का साहस दिखाया। तो अभी ऑलरेडी 15 मिनट्स हो चुके हैं। आई एम एक्चुअली पोस्टिंग इट फॉर ओनली 15 मिनट्स वीडियोस, क्योंकि बहुत लेट होता है। 30-40 मिनट्स का वीडियोस पोस्ट होने में बहुत टाइम लगता है, 2-3 आवर्स लग जाते हैं, बिकॉज आई हैव अ लिटिल स्लो नेटवर्क ओवर हियर। सो इतने में ही हम आज पढ़ते हैं। फिर आएगा द रेस्टोरेशन, तो कंप्लीट हो गया। फिर ऑगस्टन एज और द एज ऑफ सेंसिबिलिटी से हम एनलाइटनमेंट को क्लोज करेंगे। तो अगर आपको ये पसंद आई हो तो लिटरेरी कथा को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें और कमेंट करके बताएं कौन सा राइटर्स ने कौन सा मूवमेंट आपको सबसे ज़्यादा पावरफुल लगा। और एक टास्क है आपको ब्रिटिश लिटरेचर के, जब तक मैं पढ़ा चुकी हूँ, ओल्ड इंग्लिश पीरियड, मिडिल इंग्लिश पीरियड, द रेनेसा, इन सब के राइटर्स को लिखना है आपको, उनके इम्पॉर्टेंट राइटर्स, मेजर राइटर्स और उनके वर्क को
लिखना है और उसको याद रखना है। ठीक है, मिलते हैं अगले एपिसोड में एक नए युग के, एक नई कवि और एक नए साहित्य सफ़र के साथ।